Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today we are starting the first chapter of your syllabus of Open Economy Macroeconomics, and it is Introduction to Exchange Rates. Basically we are studying this chapter from this topic from your reading Feenstra and Taylor chapter number 13. देखिए, एक्सचेंज रेट ये ऐसा टॉपिक है जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़कर आते हैं. मैं ऐसा मानता हूं कि ये टॉपिक आप मैक्रो में पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है. इनिशियल जो पार्ट्स है इसके, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नया कुछ ऐसा हो जो आपको पहले से ना आता हो, आप जानते हैं. फिर भी क्योंकि कोर्स का पार्ट है, डिस्कशन तो करना होगा, एक बार स्टार्टिंग से डिस्कशन करते हैं. कई बार बच्चे बोलते हैं सर पढ़ तो लिया था मैक्रो में, समझ नहीं आया था, या ट्यूशन नहीं पढ़ी थी, या जो भी दिस एंड दैट जो भी रीजन है. तो मैं एकदम स्टार्टिंग से अपनी बात शुरू करता हूं, ये मानते हुए कि आप एक्सचेंज रेट नहीं जानते. देखिए क्या हुआ, लास्ट टू लास्ट ईयर मैं दुबई गया. उससे पहले से शुरू करता हूं. 2-3 साल पहले मैं एक बार सिंगापुर गया था, और जब सिंगापुर गया तो हमारे होटल के एकदम साथ वहां मैकडी था, और उस मैकडी में जो बर्गर था वो 2.5 सिंगापुर डॉलर का आता था. वन बर्गर का प्राइस था 2.5 सिंगापुर डॉलर्स. मेरी डॉटर उस समय बहुत छोटी थी, शायद ये बात 2019 की है, 5 साल हो गए शायद 2019 की. तो वो इसको देख के बड़ी सरप्राइज थी, बहुत हैरान थी. पापा देखो कितनी अच्छी कंट्री है, यहाँ बर्गर कितना सस्ता है, सिर्फ 2.5 रुपीज. उसके लिए डॉलर रुपए एक बराबर थे. उसको लगता था कि जो रुपए हैं वही डॉलर हैं, बस फोटो बदल गई, नाम बदल गया, बात तो वही है. यहाँ पे इंडिया में जो बर्गर हमको 50 रुपए का मिलता था वो तो यहाँ पे 2.5 रुपीज का मिल रहा है. एक्चुअली में 2.5 डॉलर्स का है. ठीक है. अब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है उस फॉरेन कंट्री की करेंसी के अंदर. अब इस कन्वर्जन के लिए क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर है, या जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वो दोनों का प्राइस 1 to 1 for 1 है. वो प्राइस जो है, जिस रेट से डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है, उसी प्राइस को बोलते हैं क्या हम, एक्सचेंज रेट. तो जो मेरी डॉटर समझ रही थी कि 2.5 रुपए का एक बर्गर है, वो एक्चुअली 2.5 रुपए का नहीं था. उस समय शायद सिंगापुर डॉलर मेरे को पड़ा था 52-53 रुपए का. तो 52 रुपीज अगर आप मान लें तो लगभग 125-30 रुपए के आसपास का बर्गर वो पड़ रहा था. एक बर्गर जो इंडिया में 50 रुपए का था, वहां 125 के आसपास पड़ रहा था. तो एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या है, वो ये बताता है कि एक कंट्री की जो करेंसी है उसका दूसरे कंट्री की करेंसी के टर्म्स में क्या रेट है. उसके बाद फिर आप गुड्स के प्राइसेस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया बर्गर वाला. राइट, लिख लीजिए, पहले इस डेफिनेशन को लिखते हैं एक बार, स्टार्टिंग से लिखिए. वैसे मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दूंगा, आपको आप नहीं लिखना चाहे आपकी चॉइस है, आप ना लिखें, लेकिन जो लिखते हैं अपने हाथ से उनसे क्या होता है कि अपने हाथ से लिखा हुआ जल्दी याद होता है. तो लिखिए, एन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस, एन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस एट विच one currency is converted into or exchanged for another currency. तो वो प्राइस जिससे एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या एक्सचेंज किया जा सकता है, या ट्रेड किया जा सकता है, उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं. फिर इससे हम क्या प्राइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी. एक्सचेंज रेट connects the price system of two countries. Exchange rate connects the price system of two countries. ठीक है. तो जैसे अब इसमें हम करते क्या है, जनरली वी कंसिडर वन कंट्री एज होम कंट्री एंड अदर कंट्री एज फॉरेन कंट्री. हम एक कंट्री को मानते हैं होम कंट्री है, दूसरे को मानते हैं फॉरेन कंट्री है. आप जब कोई सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए मैं इंडिया में हूं अभी, मान लीजिए मैं चीनी लेने जा रहा हूं, तो मुझे शुगर का रेट क्या पड़ेगा, 40 रुपीज पर केजी. आप ध्यान दीजिएगा, 40 रुपीज पर केजी. तो हम यहां पर जो
INR है वो लेते हैं पर यूनिट ऑफ जो क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं। तो जब आप अगर मान लीजिए डॉलर परचेज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी 80 रुपीज पर डॉलर। तो ये वे है एक्सप्रेस करने का, वैल्यू ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सचेंज रेट को एक्सप्रेस करते हैं। अभी कहानी और आगे आएगी, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, वो सब बातें आएंगी, उनको जिक्र करेंगे। फिलहाल इन अभी हम निटिग्रिटीज में नहीं जाते, थोड़ा सोफिस्टिकेशन में नहीं जाते, अभी सिंपल बात रखते हैं। तो जनरली वी एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, वैल्यू ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, if India is home country and US is foreign country, अगर हम मान लेते हैं इंडिया होम कंट्री है और US फॉरेन कंट्री है, then the exchange rate, इसको R से डिनोट करते हैं, exchange rate of rupee per dollar is 80 rupees per dollar। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस करते हैं कैसे, वैल्यू ऑफ होम करेंसी, यूनिट्स ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड एज यूनिट्स ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब जब यूएस में चले जाएंगे, अगर यूएस सिटीजन कोई होगा तो वो क्या कहेगा, डॉलर पर रुपी, और वो कहेगा 1/80 डॉलर्स पर रुपी। मैं अभी थोड़ा मैथ्स की कैलकुलेशन को अवॉइड करता हूँ, 1/80 की वैल्यू निकालना अवॉइड कर देता हूँ, 1/80 लिख के काम चला लेता हूँ फिलहाल अपना अभी। ठीक है, 1/80 डॉलर पर रुपी। तो इस तरह से हम लोग एक्सचेंज रेट्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये एक सिंपल सा मेथड है एक्सचेंज रेट को एक्सप्रेस करने का। अब इससे अब आप कर सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए 80 रुपीज का प्राइस है पर डॉलर, और इंडिया में अगर पेट्रोल का प्राइस 80 रुपीज है, तो आप सोचेंगे यूएस में तो पेट्रोल का प्राइस $1 होना चाहिए। अब वो होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें आगे आएंगी। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 80 रुपीज पर डॉलर है और इंडिया में पेट्रोल का प्राइस 80 रुपीज पर लीटर है, तो यूएस में $1 पर लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये बातें आगे आएंगी। ठीक है, इन बातों का आगे जिक्र करेंगे। तो अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये जो एक्सचेंज रेट है हमारा, हम इस एक्सचेंज रेट को नॉर्मली हम कहते हैं कि दो तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स होते हैं। देयर आर जनरली टू काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम and the other one is flexible or floating exchange rate system। देखिए, फिक्स सिस्टम में क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक जो होता है वो एक रेट अनाउंस करता है कि इस रेट पे मैं कितनी भी फॉरेन करेंसी बाय करने या सेल करने को रेडी हूं। आप चाहे तो इस रेट पे मुझसे फॉरेन करेंसी बाय कर लो, और चाहे तो इस रेट पे मुझे फॉरेन करेंसी सेल कर दो। जितनी आप चाहोगे उतनी आप मुझसे बाय कर सकते हो, जितनी आप चाहोगे उतनी आप मुझे सेल कर सकते हो। ठीक है, तो एक ऐसा रेट जो सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है, उस रेट पे फॉरेन करेंसी को, कितनी भी फॉरेन करेंसी को बाय या सेल करने को रेडी होता है, इस रेट को बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ऑब्वियसली आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए एक इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई की बात करते हैं, और आरबीआई अगर ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए फिक्स एक्सचेंज रेट है इंडिया में, और आरबीआई कहता है 80 रुपीज के रेट पे मैं कितने भी डॉलर बेचने को तैयार हूं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया के पास जो डॉलर्स होंगे खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसा होगा। यही ड्रॉबैक थी सिस्टम की, इसलिए सिस्टम अब ये बहुत यूजफुल नहीं रह गया। अब हम फ्लेक्सिबल सिस्टम को यूज करते हैं, ये इसकी ड्रॉबैक थी। मगर इस सिस्टम में यही कमिटमेंट है सेंट्रल बैंक की कि एक गिवन रेट पे वो कितने भी फॉरेन करेंसी को बाय या सेल करने को रेडी है। लिख लीजिए, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इज रेडी टू बाय और सेल, is ready to buy or sell any quantity of foreign currency at
at the announced fixed exchange rate. For example, if let us assume hypothetically, ये reality में ऐसा अभी नहीं है, पहले था अब नहीं है, let us assume hypothetically if Indian Central Bank RBI is following fixed exchange rate and the fixed exchange rate is 80 rupees per dollar, then it means that RBI is ready to buy any quantity of dollars at 80 rupees per dollar and it is ready to sell any quantity of dollars at 80 rupees per dollar. तो इस रेट पर सेंट्रल बैंक कितनी भी क्वांटिटी बाय या सेल करने को रेडी होता है. इसलिए मार्केट में इस रेट से आगे पीछे कभी मार्केट जा नहीं सकती, क्योंकि अगर देख लीजिए, अगर मार्केट में कोई आदमी ये कहे मैं 82 रुपीज का बेचूंगा डॉलर, तो मैं कहूंगा मैं आपसे क्यों लूं, सेंट्रल बैंक जब 80 रुपीज का दे रहा है डॉलर तो मैं आपसे 82 का क्यों लूंगा, मैं सेंट्रल बैंक से लूंगा. तो कोई भी आदमी 80 से ऊपर बेच नहीं पाएगा. कोई आदमी अगर ये कहेगा कि मैं आपसे 80 रुपीज, सपोज 78 का खरीदूंगा डॉलर, तो हम कहेंगे आपको क्यों बेचे 78 का, जब सेंट्रल बैंक 80 का लेता है तो उसको 80 का बेचेंगे. तो ना तो बायर को इंसेंटिव है रेट डेविएट करने का, ना सेलर को इंसेंटिव है रेट डेविएट करने का, किसी को इंसेंटिव ही नहीं होगा. ठीक है. दूसरा है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब यहां पे सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है. यहां मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ये डिटरमाइन करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा. ठीक है. सेंट्रल बैंक का यहां पे कोई रोल नहीं होता. अब प्रैक्टिस में यही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही होता है. तो लिखिए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, the central bank allows the exchange rate to adjust in correspondence to market demand and supply of foreign currency. So under flexible exchange rate, the market demand and market supply determine the exchange rate. ठीक है. इसको फ्लोटिंग भी कहते हैं. द फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कैन बी ऑफ टू काइंड्स. दो तरह का हो सकता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. एक होता है क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लीन फ्लोटिंग. ये क्लीन फ्लोटिंग जो है एक हाइपोथेटिकल नोशन है, रियलिटी में ये भी एग्जिस्ट नहीं करता. क्लीन फ्लोटिंग मतलब सेंट्रल बैंक कभी कुछ इंटरवेंशन नहीं करेगा, मार्केट ही अल्टीमेटली डिसाइड करेगी क्या रेट होगा. ऐसा होता नहीं है. मगर अंडर क्लीन फ्लोटिंग सिस्टम सेंट्रल बैंक स्टैंड्स कंप्लीटली अवे फ्रॉम द मार्केट एंड अलाउज एक्सचेंज रेट टू बी फ्रीली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सेंट्रल बैंक टोटली मार्केट से अवे रहता है और सिर्फ डिमांड सप्लाई तय करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा. ठीक है. अच्छा, अब देखिए यहां मैं एक बात फिक्स में बोलना भूल गया, बोल देता हूं अभी. जब हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक के पास एक फॉरेक्स रिजर्व का होना नेसेसिटी है. फिक्स एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग से पीछे वाला जो था उसमें आ रहा हूं वापस. मैं एक बात बोलना भूल गया था वहां पे, जो मुझे अभी यहां पे यूज करनी है. वहां पे सेंट्रल बैंक के पास एक फॉरेन करेंसी रिजर्व होना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कितनी क्वांटिटी भी डॉलर्स की आप मुझसे खरीद लो, तो आपके होने भी चाहिए ना. कोई खरीदने आ जाएगा तो है ही नहीं, तो फिर बेचोगे कैसे. इसलिए सेंट्रल बैंक को वहां पे क्या रखना पड़ता था, फॉरेक्स रिजर्व रखने मैंडेटरी थे. ये बात अगर वह जगह ऊपर है तो लिख लो, नहीं तो कहीं और लिख के बाद में ऐड कर लेना. फिक्स एक्सचेंज रेट में, अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट इज मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल बैंक टू मेंटेन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, फॉरेक्स रिजर्व्स. फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स. वहां जरूरी था. लेकिन अब क्लीन फ्लोटिंग में क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक कह रहा है जी हम तो इंटरवीन करेंगे ही नहीं, मार्केट डिमांड और सप्लाई तय करेंगे क्या होगा एक्सचेंज रेट, हमको नहीं करना इंटरवीन, वी विल नॉट इंटरफियर. तो यहां पर सेंट्रल बैंक को कुछ भी फॉरेन रिजर्व रखने की जरूरत है ही नहीं. अब इस पे आ जाओ क्लीन फ्लोटिंग पर. Under clean floating, since central bank will not intervene at all,
So it does not require to maintain any amount of foreign currency reserves. तो यहां पे फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। दूसरा होता है हमारे पास क्या, जिसको बोलते हैं क्या, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग, या इसको मैनेज के साथ डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, क्लीन का अपोजिट डर्टी। यहां सेंट्रल बैंक कहता है देखो हम ना इंटरवीन करेंगे, एक्सचेंज रेट को एक रेंज से ज्यादा आगे पीछे जाने नहीं देंगे। अगर एक्सचेंज रेट तेजी से गिरेगा तो हम फॉरेन करेंसी सेल करना स्टार्ट करेंगे, एक्सचेंज रेट तेजी से बढ़ेगा तो हम फॉरेन करेंसी बाय करना स्टार्ट करेंगे। वो मतलब इंटरवीन करते हैं मार्केट में। तो अंडर मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम central bank intervenes to buy and sell foreign currencies to maintain the exchange rate within a given band। एक बैंड में रखना चाहते हैं भाई। इससे ऐसा तो देखो क्या होगा, जैसे 80 मैंने बोला 80 रुपीज पर डॉलर है, थोड़ी अगर एक फ्लोटिंग है तो 80 पे खड़ा हो जाएगा जाके, कभी 80 रुपीज 10 पैसा, 81, 82, 83 ऐसे जाएगा, कभी 75, 77, 78 ऐसे भी जाएगा, वो फ्लक्चुएट करेगा। सेंट्रल बैंक कहता है चलो जी हम 70 के नीचे नहीं जाने देंगे, 90 के ऊपर नहीं जाने देंगे, इसके आसपास अगर जब आएगा ना 70 के आसपास आएगा, 90 के आसपास आएगा तो इंटरवीन करेंगे। तो मैनेज फ्लोटिंग में सेंट्रल बैंक फ्री नहीं छोड़ता उसको कंप्लीटली, एक बैंड के अंदर फ्री छोड़ता है। उस बैंड के जब वो एंड साइड पे आता है, अपर एंड पे या लोअर एंड पे, तो वहां सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। तो हेयर सिंस सेंट्रल बैंक इंटरवीन सो इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सम फॉरेक्स रिजर्व। तो यहाँ पे उसको कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करने नेसेसरी हैं, जरूरी है उसको मेंटेन करना, मेंटेन करने पड़ेंगे। अब देखो भाई मान लो कि हमने ये पढ़ लिया कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है। तो क्या ऐसा होगा कि एक्सचेंज रेट मान लो 80 रुपीज है तो 80 ही रहेगा? ऐसा होगा ही नहीं कि 80 से ज्यादा हो जाए या 80 से कम हो जाए। ये फिक्स्ड में कभी ऐसा होगा ही नहीं क्या? फ्लोटिंग में तो चलो कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, फिक्स में कभी होगा ही नहीं क्या? फिक्स में भी होगा। देखिए जब सेंट्रल बैंक को लगता है ना कि भाई फॉरेक्स रिजर्व्स, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व मेरे पास कम होते जा रहे हैं, अब $1 के बदले 80 रुपीज नहीं दिए जा सकते क्योंकि मेरे पास अब डॉलर्स बचे नहीं हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बोलेगा नहीं जी अब से ना 80 रुपीज नहीं, अब से आप 85 रुपीज लेकर आना तो मैं आपको $1 दूंगा। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, अपनी करेंसी की वैल्यू, होम करेंसी जो है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया। जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि हमारे पास, मैं अभी फिक्स की बात कर रहा हूं, फ्लोटिंग पे आऊंगा अभी। जब सेंट्रल बैंक को लगता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक यहां पे फिक्स में तय करता है, फ्लोटिंग में तो मार्केट तय करती है, इसलिए मैंने क्या कहा, जब सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, अब बहुत लंबे समय तक ये रिजर्व्स चलेंगे नहीं, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटा देता है। पहले जो 80 रुपीज के सामने $1 देने को राजी था, अब वो कहेगा नहीं जी 85 रुपीज के सामने $1 दूंगा। और परेशानी आएगी तो 90 रुपीज कर देगा, और परेशानी आएगी तो 100 रुपीज कर देगा। अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को घटाता जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं इसको? डीवैल्यूएशन। और जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि भाई हमारे पास बहुत एम्पल क्वांटिटी फॉरेक्स रिजर्व्स की हो गई है, अब हम और बाय नहीं करना चाहते, और बाय करने के चुनिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी पड़ी ऑलरेडी हमारे पास, और बाय करने की जरूरत अभी नहीं है, तो सेंट्रल बैंक क्या कहता है, देखो जी अब जो है हम, आप जब फॉरेन करेंसी आप बाय नहीं करना चाहते तो आप कह रहे हैं जी $1 के बदले 80 रुपीज दे रहे थे। कोई बाहर से फॉरेनर अगर आपको डॉलर लेकर आएगा, आपको $1 देगा, बदले में आप उसको 80 रुपीज देंगे। अब आप बाय नहीं करना चाहते ज्यादा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे देखिए अब से हम आपको $1 के बदले 70 रुपीज देंगे, क्योंकि अब आप बाय करने के ज्यादा इच्छुक नहीं है फॉरेन करेंसी को। तो अब आपने क्या किया, अपने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। इसको बोलते हैं क्या, रीवैल्यूएशन। तो यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफिशियल ऑर्डर से करेंसी की वैल्यू को चेंज करता है, मार्केट चेंज नहीं करती, सेंट्रल बैंक चेंज करता है।
उसके कारण क्या है? उसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल बात बोली है आपको ताकि आप बस बात समझ जाएं, लेकिन उसके कारण बहुत सारे हैं। ठीक है, वो अभी हम उस चर्चा पे नहीं जा रहे क्या क्या कारण है। अभी हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि उस प्रोसेस को समझें कि जब सेंट्रल बैंक करेंसी की वैल्यू को चेंज करता है ऑफिशियल ऑर्डर से, अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को घटा देता है उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। अभी इतना समझना चाहते हैं हम लोग। उन कारणों के ऊपर चर्चा इस कोर्स में आगे एक बार होगी जरूर। तो लिखिए, devaluation and revaluation of domestic currency. Devaluation and revaluation of domestic currency. When central bank changes the value of domestic currency per unit of foreign currency by official order, then it either devaluates or revaluates the domestic currency. फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर कहानी चल रही है ये। तो पहली चीज इसके अंदर आती है क्या? डीवैल्यूएशन। जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर, 1991 से 1996 के बीच में, उस समय इंडिया में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था उस समय, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 बार इंडियन रुपी को डिवैल्यूएट किया था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। 2 बार। ऑब्वियसली आरबीआई के थ्रू हुआ था, गवर्नमेंट के परमिशन से होता सब कुछ। तो लिखिए, अ डिवैल्यूएशन टेक्स प्लेस when the price of foreign currency under a fixed exchange rate regime is increased against domestic currency by official order. For example, if exchange rate is 80 rupees per dollar and central bank changes the exchange rate by official order to 85 rupees per dollar, then the Indian central bank has devalued इंडियन करेंसी। तो सेंट्रल बैंक ने इंडियन करेंसी को डीवैल्यू कर दिया है। ठीक है जी, क्लियर है बात। दूसरी चीज है हमारे पास, बोलते हैं कि हम लोग रीवैल्यूएशन। इसका एकदम उल्टा है। रीवैल्यूएशन, जब सेंट्रल बैंक अगर ऐसा कर दे कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दे, व्हेन सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कैसे भी लिख सकते हो आप, decreases the value of foreign currency in terms of domestic currency by official order, then it is called revaluation of domestic currency. एक alternative आप बात लिख सकते हैं, central bank increases the value of domestic currency per unit of foreign currency, then it revaluates the domestic currency. वो आपकी चॉइस आप कैसे लिखते हैं। यानी अगर एक्सचेंज रेट था मेरे पास, एक्सचेंज रेट 80 रुपीज पर डॉलर, अब सेंट्रल बैंक कह रहा है अब एक्सचेंज रेट होगा 70 रुपीज पर डॉलर। तो यहां पे सेंट्रल बैंक ने क्या किया? रुपी को रिवैल्यूएट कर दिया। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये एक लंबी डिस्कशन है, इसको छोटी सी बात में खत्म नहीं किया जा सकता। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था सिर्फ समझने के लिए, लेकिन ये बहुत डीप इसके ऊपर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होगी कि क्यों सेंट्रल बैंक रीवैल्यूएट या रिवैल्यूएट करता है। और इसका जो दूसरा एस्पेक्ट था जो हमने पढ़ा था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, वहां पे मार्केट चेंज कर देती है, और जब मार्केट चेंज करती है इसको बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है?
जब मार्केट डिमांड सप्लाई या मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई एक्सचेंज रेट को चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, when market forces of demand and supply change the exchange rate, it is called appreciation or depreciation of currencies. यहां पे दोनों बातें एक साथ होती हैं. अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर रही है तो फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, और अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट कर रही है. ठीक है, तो लिखिए, पहले लिखिए डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. Depreciation of domestic currency. When per unit of foreign currency more units of domestic currencies are traded, when per unit of foreign currency more units of domestic currencies are traded, then in such a case domestic currency depreciates. यानी अगर 80 रुपीज पर डॉलर के सामने अगर चेंज होके 81 रुपीज पर डॉलर हो जाता है तो यानी डोमेस्टिक करेंसी यहां पे डेप्रिशिएट कर गई. फॉर एग्जांपल, इफ एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम 80 रुपीज पर डॉलर टू 81 रुपीज पर डॉलर, देन इन दिस सिचुएशन इंडियन करेंसी INR depreciates against US dollar. And at the same time, ये भी कहा जा सकता है, we can also say that US currency, US dollar appreciates against Indian currency. तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि US करेंसी यहां पे appreciate कर गया है इंडियन करेंसी के सामने. इंडियन करेंसी appreciate कर रही है, US करेंसी appreciate कर रही है. Appreciation क्या होता है, लिख लीजिए, appreciation of domestic currency. When less units of domestic currencies are traded per unit of foreign currency, when less units of domestic currencies are traded per unit of foreign currency, then we call it appreciation of foreign currency, appreciation of domestic currency or depreciation of foreign currency. यानी अगर 80 रुपीज पर डॉलर से अब अगर 79 रुपीज पर डॉलर हो जाए एक्सचेंज रेट, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पर डॉलर अब लेस इंडियन रुपी ट्रेड हो रहे हैं. तो यानी इंडियन रुपी क्या कर गया, यहाँ पे एप्रिशिएट कर गया. व्हेन एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम 80 रुपीज पर डॉलर टू 79 रुपीज पर डॉलर, तो क्या हुआ, यहां पर हुआ ये, सिंस लेस रुपीज आर ट्रेडेड, सो इंडियन रुपी हैज एप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर, एंड एट द सेम टाइम, अब एक डॉलर के बदले आपको कम रुपये मिलेंगे, एट द सेम टाइम डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट इंडियन रुपी. आप एक काम करें, गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके लिखें एक्सचेंज रेट चार्ट INR पर डॉलर. आपको एक चार्ट नजर आएगा जो हर रोज का रेट देगा. आप देखेंगे रोज रेट चेंज हो जाता है. कल जो रेट था, परसों कुछ और था, उससे पहले दिन कुछ और था, उससे पहले दिन कुछ और था, उससे पहले दिन कुछ और था. रोज रेट चेंज हो जाएगा. कभी 1-2 रुपए बढ़ जाएगा, कभी 1-2 रुपए गिर जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी गिर जाएगा, कभी बढ़ता जाएगा, कभी गिरता जाएगा, लेकिन डेली रेट चेंज होता जाएगा. एक करेंसी डेली क्या होगा, एप्रिशिएट करेगी, एक करेंसी डेली क्या होगा, डेप्रिशिएट करेगी. हमने पहले पढ़ लिया सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे बच्चा कभी कभी खेल रहा होता है ना, तो जब तक तो वो खेल रहा है आप नजर बना के रखें, आप उसको खेलने दे रहे हैं. लेकिन जब वो कुछ ऐसी हरकत करता है जहां बच्चे को चोट लग सकती है, एज ए गार्जियन अब क्या करते हैं, फटाफट उठ के भागते हैं उसको रोकने के लिए, अरे मत करो, ऐसा मत करो. तो सेंट्रल बैंक भी मार्केट पे वॉचफुल आई रखता है. जब तक एक बैंड के अंदर एक्सचेंज रेट ट्रेड करता है, सेंट्रल बैंक ट्रेड करने देता है. लेकिन जैसे ही उस बैंड के अपर एंड या लोअर एंड पे जाता है, सेंट्रल बैंक वहां पे क्या करता है, इंटरवीन, अगेंस्ट द फ्लो काम करना शुरू करता है. अगर डोमेस्टिक करेंसी वहां पे डेप्रिशिएट कर रही है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक डोमेस्टिक करेंसी की जो क्वांटिटी है मार्केट से खींच लेगा. ठीक है, और अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, मतलब बहुत पावरफुल हो रही है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देगा. तो ये मैनेज फ्लोटिंग में सेंट्रल बैंक करता है, और ज्यादातर सेंट्रल बैंक आज के टाइम पे मैनेज फ्लोटिंग ही फॉलो करते हैं. अब देखिए, इस तरह से हम बड़ी इजीली इस बात को समझ सकते हैं, जो मैं पहले आपको बोल रहा था कि भाई अगर आपको एक्सचेंज रेट्स पता है तो आप पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि गुड्स का प्राइस क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट इंडिया
produces good A and price of A is 80 rupees per unit, and let US produces good B and price of B is say $10 per unit. ठीक है। अब मान लीजिए गुड ए इंडिया प्रोड्यूस करता है, यूएस प्रोड्यूस नहीं करता। अगर यूएस ये गुड खरीदना चाहता है इंडिया से, और एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट रुपी पर डॉलर, कन्वीनियंस के लिए हम 80 मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो अब अगर ये एक्सचेंज रेट है, यूएस को गुड ए खरीदना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो यूएस को एक यूनिट ए की लेने के लिए $1 पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो $1 को यूएस का अगर पर्सन $1 लेकर आएगा, इंडियन सेंट्रल बैंक को $1 देके 80 रुपीज लेगा, 80 रुपीज का एक यूनिट गुड ए की परचेज कर लेगा। अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेशन, कस्टम, दिस दैट, उन सबको भूल जाओ, जीएसटी वगैरह सब, एक्साइज वगैरह सब भूल जाओ, कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी बात करते हैं अभी तो, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि इंडिया में एक गुड ट्रेड हो रहा है, उसका प्राइस है 80 रुपीज पर यूनिट, रुपी पर डॉलर का एक्सचेंज रेट है 80 रुपीज पर डॉलर। अगर यूएस से कोई कुछ लोग अगर ये गुड खरीदना चाहते हैं इंडिया से, तो उनको क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट $1 लेकर आना पड़ेगा, राइट। तो यूएस में इसका जो इफेक्टिव प्राइस अभी पड़ेगा वो कितना पड़ेगा गुड ए का? $1 पर यूनिट, ठीक है। मैं आपको ये बात थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं कि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, मगर आप रियलिटी में ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया में अगर 80 रुपीज का पेट्रोल है पर लीटर और डॉलर का प्राइस भी 80 रुपीज पर डॉलर है, तो यूएस में पेट्रोल का प्राइस $1 पर लीटर होगा। ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? वो परचेजिंग पावर पैरिटी वगैरह सब चीजें आएंगी, आगे पढ़ेंगे, वो डिस्कशन अभी लंबा है, चलेगा आगे। अभी बस एक हाइपोथेटिकल अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि चलिए अगर कोई आदमी यूएस से बाय करना ही चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसको करना ये पड़ेगा कि प्राइस ऑफ ए इन यूएस डॉलर क्या होगा? वो होगा प्राइस ऑफ ए इन रुपीज इनटू एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी, सॉरी इनटू नहीं, डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी पर डॉलर। तो यानी यहां पे 80 रुपीज का एक्सचेंज रेट है, डिवाइड बाय 80 रुपीज पर डॉलर, तो $1 का प्राइस हो गया यूएस में। और जो गुड यूएस में $10 का है, अगर कोई इंडियन यूएस से बाय करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? उसको $10 चाहिए बाय करने के लिए। $1 कितना का आएगा? 80 रुपीज का आएगा, तो $10 के 800 रुपीज देने पड़ेंगे। तो प्राइस ऑफ बी इन INR क्या होगा? होगा प्राइस ऑफ बी इन डॉलर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट रुपी पर डॉलर। तो 10 इंटू 80 यानी 800 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। तो सिंपल सा कन्वर्जन का मैकेनिज्म है। आप ये मत समझना कि इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, इतनी छोटी सी बात पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, वो भी आगे चीजें आएंगी जिस पे न्यूमेरिकल आएगा। ये बहुत बेसिक बात है। बस पहला लेक्चर बस खाली आपको वो क्या कहते हैं, जैसे बेबी स्टेप्स होते हैं उसके लिए है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मैं मान के चल रहा हूं आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं पता है, और ये सब बातें सेमेस्टर 4 की मैक्रो में से बहुत आगे की बातें सेमेस्टर 4 की मैक्रो में आपको पढ़ा रखी हैं। तो सेम 4 में हमसे पढ़ कर आए वो तो सब जानते ही हैं, ठीक है। जो अदरवाइज भी पढ़ कर आए, चैप्टर था आपने पढ़ रखा है, आपको पता होगा जरूर। अब एक कंसेप्ट और डिस्कस करना अच्छी क्लास में, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे उसके बाद, और वो कंसेप्ट उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल एक्सचेंज रेट। देखो इस धरती पे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं और बहुत सारे करेंसीज हैं। यूएस का डॉलर है, सिंगापुर का भी डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर है, कनाडा का भी डॉलर है, यूके का पाउंड स्टर्लिंग है, यूरोप में यूरो चलता है, जापान में येन चलता है, इंडिया में रुपी चलता है,
ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज हैं। पाकिस्तान में भी रुपी चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, श्रीलंका में रुपी चलता है। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज हैं। तो क्या ऐसा होगा कि अगर इंडियन रुपी डॉलर के सामने डेप्रिशिएट कर रहा है तो क्या वो सभी करेंसी के सामने डेप्रिशिएट कर जाएगा? जरूरी नहीं ऐसा हो। या इंडियन रुपी अगर डॉलर के सामने डेप्रिशिएट कर रहा है तो क्या सबके सामने डेप्रिशिएट कर जाएगा? जरूरी नहीं ऐसा हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीलेटरल एक्सचेंज रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जो कि क्या कैसे फाइंड किए जाते हैं, जो जिन कंट्री से हम ट्रेड करते हैं, मान लीजिए हमारा ज्यादातर ट्रेड यूएस से होता है, तो यूएस को हम ज्यादा वेटेज देंगे, यूएस डॉलर को। उसके बाद अब मान लो हमारा ट्रेड यूरोप से होता है तो यूरो को उससे कम वेटेज देंगे। उसके बाद हमारा चेंज अगर रशिया से होता है ट्रेड, तो उसकी करेंसी जो है रूबल, उसको थोड़ा कम वेट देंगे। उसके बाद मान लो चाइना से होता है तो चाइना की करेंसी को उससे कम वेट देंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने जो करेंसीज है उनके ट्रेड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वेट देकर एक वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेट निकाल लेंगे, जिसको बोलते हैं कि हम लोग मल्टीलेटरल एक्सचेंज रेट। ठीक है। उससे हम इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे कि अगर इस कंट्री के अगेंस्ट एप्रिसिएशन है या उसके अगेंस्ट एप्रिसिएशन है तो क्या होगा। देखिए, अ मल्टीलेटरल एक्सचेंज रेट इज अ मेजर, multilateral exchange rate is a measure that compares the value of one currency, to a basket of multiple foreign currencies. तो फॉरेन करेंसीज की एक बास्केट, एक ग्रुप बना लेते हैं। बास्केट मतलब ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप से कंपेयर करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये बड़ा आपको पर्सपेक्टिव देता है, आप समझ पाते हैं कि ओवरऑल हमारी करेंसी को क्या हो रहा है। ऐसा देखो, लोकल फैक्टर्स की वजह से किसी एक कंट्री के अगेंस्ट हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं, ओवरऑल क्या हो रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन अ करेंसीज वैल्यू relative to range of other currencies. One common example of multilateral exchange rate is effective exchange rate, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एक एग्जांपल है। The effective exchange rate is typically a weighted average of bilateral exchange rates. जो bilateral exchange rates है उसका weighted average है, where the trade volumes are considered as weights. मान लो आपका 50% ट्रेड यूएस से होता है तो यूएस का वॉल्यूम वेट हो गया 0.5। मान लो आपका 30% ट्रेड यूरोप के साथ होता है तो यूरोप का ट्रेड वेट हो गया 0.3। मान लो आपका 10% ट्रेड रशिया से होता है तो रशिया का वेट हो गया 0.1। चाइना से 5% होता है तो चाइना का वेट हो गया 0.05। ऐसे जिसका जो ट्रेड का परसेंटेज है वो उसका वॉल्यूम ले वो वेट ले लिया। तो W1 इंटू X1 प्लस W2 इंटू X2 प्लस W3 इंटू X3 जो सिंपल वेटेड एवरेज निकालते हैं वो निकाल लिया। आगे आपके पास इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देगा कि आपका इन जनरल करेंसीज के अगेंस्ट आपका एक्सचेंज रेट कितना स्टेबल है। अगर यहाँ पे आपका मल्टीलेटरल करेंसीज के सामने आपका एक्सचेंज रेट लगातार गिर रहा है तो मतलब आपकी कंट्री में प्रॉब्लम है, आपका एक्सचेंज रेट जल्दी से फॉल कर रहा है। और अगर ये तेजी से बढ़ रहा है मतलब आपकी कंट्री तेजी से ग्रो कर रही है बाकी कंट्रीज के सामने। ठीक है जी। अब एक बात आप जान लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि एक्सचेंज रेट हमारा अगर बढ़ जाएगा, अगर एप्रिशिएट कर जाएगा तो हमें हमेशा फायदा ही होगा, ऐसा नहीं है। या गिर जाएगा तो हमें हमेशा नुकसान ही होगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों चीजों के अपने अपने प्लस और माइनस है। वो उसमें थोड़ा सा मैक्रो का ज्यादा रोल है, वो इस पूरे सब्जेक्ट में चलता रहेगा आगे तक कि एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन पे क्या क्या होगा, डेप्रिसिएशन पे क्या क्या होगा। अभी हमारा पर्सपेक्टिव इतना ही था कि हम समझें एक्सचेंज रेट क्या है, एप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। इसके लिए दो चीजें समझाई, फिक्स क्या है, फ्लोटिंग क्या है, ठीक है, और एक मल्टीलेटरल क्या है। मल्टीलेटरल बस खाली डिस्कस किया, मेनली आपको पता रहना चाहिए फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। फिक्स में रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। और ये जो मैंने आपको ये कन्वर्जन बताया प्राइसेस का, ये एक हाइपोथेसिस है सिर्फ, इसको आप रियलिटी ना माने। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। रियल पिक्चर कुछ अलग होती है, वहां पे बहुत सारे और फैक्टर्स है जो काम कर रहे होते हैं। अगर ऐसे देखे तो भैया देखो, डॉलर तो 85 रुपीज का है, ठीक है। इंडिया में आप कटिंग कराने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं तो यहाँ तो लगते हैं 100 रुपए।
यूएस में जाएंगे तो वहां लग गए मान लो आपके $20, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, फिर कंपैरिजन कैसे होगा? $20 को जब आप कन्वर्ट करेंगे 85 × 20 करेंगे तो हालत ही खराब हो जाएगी, कटिंग कराने के इतने पैसे लग गए, सोच से परे हो जाएगा ये तो। जो यूएस में रहते हैं वो यूएस में रहते हैं, जो इंडिया से वहां गए हैं कुछ दिन के लिए, और जब वो सोचेंगे कि मैं कटिंग कराने गया था और मेरे $20 खर्च हो गए, और कैलकुलेटर लेके बैठेंगे जब वो भाई साहब और 85 × 20 करेंगे और पता चलेगा 1700 रुपए लग गए, तो उनको तो नींद नहीं आएगी रात को। कहाँ दिल्ली में जब बाल कटाता था 100 रुपए लगते थे, 1700 रुपए लग गए। तो ये कंपैरिजन्स मीनिंगलेस अभी तो हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है काम करते हैं। वो सब्जेक्ट में यही सब पढ़ना है हमारे को आगे चल के, ठीक है राइट। तो बहुत बेसिक डिस्कशन मैंने आपके साथ आज करी है, फर्स्ट क्लास थी। होपफुली इतनी बातें आप समझ गए हैं। कोई और डिस्कशन आपके मन में हो, कोई क्वेरी आपके मन में हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो डाउट सेशन में आइए, पूछिए, या कॉल करके पूछिए, या व्हाट्सएप करके पूछिए। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।